उसने कहा था। अचानक से मिल जाते थे। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल दिया। भारतीय सैनिक मोर्चे पर गए थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। मुझे पहचाना? अब की आषाढ़ में ये आम खूब फलेगा। और जर्मन 70 थे। काल सिक्का दी फौज आई। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्या लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। साथियों, स्वागत है आपका BSEB की दुनिया में, जहां हम आपको क्लास 12 के हिंदी को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पाठ 2, जिसका नाम है उसने कहा था। यह एक कहानी है जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। ये मूल निवासी गुलेरी नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के थे। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। शिक्षा: बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय के एंट्रांस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया। यह 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। संपादन: समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। अब हम इनके रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में पहले हम इनकी कहानियां देखेंगे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं, तो आप बता देंगे 3 कहानियां लिखी हैं। इनके कहानियों को याद करने का एक ट्रिक है, आप बस याद रखिए। बस से जो इसमें B है, इससे हो जाएगा बुद्धू का कांटा, U है उससे हो जाएगा उसने कहा था, और S से हो जाएगा सुखमय जीवन। तो आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब हम इनके प्रमुख निबंध देखेंगे। कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनाम प्रिय आदि। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इनके निबंध के लिए भी मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। इसके लिए आपको एक वाक्य याद करना होगा। कछु माँ, पूरा भारत डिंगल संस्कृत दे। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो हमारा ट्रिक बन जाएगा। कछु से हो जाएगा कछुआ धर्म, माँ से हो जाएगा मारेसी मोहि कुठाव, पूरा से हो जाएगा पुरानी हिंदी, भारत से हो जाएगा भारतवर्ष, और डिंगल से डिंगल ही होगा। संस्कृत से हो जाएगा संस्कृत की टिपरारी, और दे से हो जाएगा देवनाम प्रिय। इनके निबंध आपको याद हो जाएंगे। इनकी कुछ टिप्पणियां भी हैं। अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाविहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृतपन आदि। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए भी आपको एक वाक्य याद रखना पड़ेगा। अनुखोज क्रिया वैदिक भाषा में। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको इनकी सारी टिप्पणियां भी याद हो जाएंगी। अनुखोज क्रिया वैदिक भाषा में। अनु से हो जाएगा अनुवादों की बाढ़, खोज से हो जाएगा खोज की खाज, क्रिया से हो जाएगा क्रिया विहीन हिंदी, और वैदिक से हो जाएगा वैदिक भाषा में प्रकृतपन। तो इससे आपको इनकी टिप्पणियां भी याद हो जाएंगी। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी निबंध लिखा है। ए पोएम बाय भास, ए कॉमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेटरी क्रिटिज्म आदि इनके निबंध हैं। तो आपको इसका पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ए पोएम, ए कॉमेंट्री, द लिटरेटरी। आप लोग बस इतना ही याद रखें, क्योंकि हमको इसको ऑब्जेक्टिव में टिक करना होगा। तो अगर वहाँ पे ये आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि गुलेरी जी की रचना है, और आप वहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। आपको जो ट्रिक बताया गया उसको आप एक पेज पे अच्छे से लिख लेंगे और बार बार देखते रहेंगे, जिससे आपको उस चैप्टर की सारी रचनाएं अच्छे से याद रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी पर विमल रॉय ने फिल्म बनाई है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कवि थे। यह कहानी हिंदी विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। ये एक लड़का है और ये एक लड़की। लड़के का नाम लहना सिंह होता है और लड़की का नाम किताब में दिया नहीं गया है, पर जब ये बड़ी हो जाती है तो इसका नाम सूबेदारनी पड़ता है। लड़का जो होता है ये इस कहानी का नायक है, और ये 25 साल बाद 77 नंबर राइफल्स में जमादार बन जाता है। लहना सिंह का एक भाई होता है जिसका नाम कीरत सिंह होता है। 25 साल बाद सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती हैं, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम बोधा सिंह होता है। ये फिरंगी मैम है, ये उद्यमी है, ये वजीरा सिंह है,
ये महासिंह है। वजीरा सिंह विदूषक होता है पलटन का। ये लफ्टन साहब है। ये तुर्की मौलवी। और ये पलटू राम इस कहानी में डाक बाबू है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो अब चलते हैं हम कहानी की ओर। यह कहानी 5 खंडों में बटी हुई है। कहानी का पहला खंड अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, जहाँ के टांगे वालों के बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि सुनने वाले के मन मोह ले। यदि कोई बुढ़िया टांगे के सामने आ जाए और टांगे वाले के बोलने पर भी ना हटे, तो टांगे वाले बड़ी ही मीठी स्वर में कहते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूता प्यारी, बच जा लंबी वाली। इसका अर्थ होता है, तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू प्रो को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। एक दिन एक 8 साल की सिख लड़की एक टांगे के नीचे आने ही वाली थी, तभी वहां पर एक 12 साल का सिख लड़का आकर उस लड़की को बचा लेता है। दोनों लड़का और लड़की चौक की दुकान पर आए थे। लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से लड़ रहा था क्योंकि वो शेर भर गीले पापड़ों को गिने बिना जाना नहीं चाहता था। तभी लड़का लड़की से पूछता है, तेरा घर कहाँ है? तो लड़की कहती है, मंगरे में। फिर लड़की पूछती है, तेरा घर कहाँ है? तो लड़का कहता है, मांझे में। फिर लड़का पूछता है, तू यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है, अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा लगते हैं। तो लड़का कहता है, मैं भी यहाँ मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सामान लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिर वो दोनों दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक से मिल जाते थे। महीनों तक यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोला, हाँ हो गई। लड़का बोला, कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा सालू? इतना कहकर लड़की भाग गई। लड़का अपने घर जाने लगा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल दिया। सामने आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यहाँ पे कहानी का पहला खंड खत्म होता है। साथियों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर लें। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे खंड में। कहानी का दूसरा खंड 25 साल बाद शुरू होता है, जहाँ पे वो 12 साल का सिख लड़का लहना सिंह आज 77 नंबर राइफल्स का जमादार बन चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए सिख रेजिमेंट की भारतीय सैनिक मोर्चे पर गए थे। वहां पर लहना सिंह कहता है, 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीत चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला ना मार लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकना नसीब ना हो। तभी वहां पे एक फौजी कहता है, पाजी कहीं के, कलों के घोड़े संगीत देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, जो अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। तब लहना सिंह कहता है, उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। अगर जनरल ने पीछे हटने को नहीं कहा होता तो दूसरे सैनिक कहते हैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आप बता देंगे बर्लिन। तब सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा? तो लहना सिंह बोला, सच है सूबेदार जी, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूरज निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ चंबे की बावलियों में से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए और गर्मी आ जाए। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, आपको एक कथन दे दिया जाएगा, जैसे
हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। यह कथन किसका है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे यह कथन किसका है। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह सारी खंदक में चक्कर लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। यह सुनकर सब खिलखिला के हंसने लगी और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लहना सिंह कहता है, लारी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उस फिरंगी मैम को ये समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, पर वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गए, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेंगे नहीं। तभी सूबेदार हजारा सिंह पूछते हैं, अब बोधा सिंह कैसा है? तो लहना सिंह कहता है, अच्छा है। तो वहां पे दूसरा सैनिक लहना सिंह से कहता है, जैसा कि मैं जानता ही नहीं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। बोधा सिंह के पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपनी सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं आप ठंडे ना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यहाँ पर मुरब्बे का मतलब नहर के पास की जमीन की बात हो रही है। तभी लहना सिंह कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड़क के किनारे मरूंगा। जहाँ मेरे हाथों से लगाए मेरे आंगन में आम का पेड़ है, उसी की छांव में मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगा रखी है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। तभी वो पंजाबी भाषा में एक गाना गाने लगते हैं, दिल्ली शहर ते पिसौर नु जान दिए, कर लेन लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेन नाडे दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटका कदुआ नु, कद्दू बड़े मजेदार गोरिए, हुण लगाए चटकार कदुआनी। इसका हिंदी अर्थ होता है, ये दिल्ली शहर से पिशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, हरी नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था दाढ़ी वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे हों। यहाँ पे कहानी का दूसरा खंड खत्म होता है। यहाँ से कहानी का तीसरा खंड शुरू होता है। सब तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा था, क्योंकि वो बीमार था। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है। लहना सिंह की एक आंख खाई की ओर और दूसरी आंख बोधा सिंह पर है। बोधा सिंह बुखार से कर्रा रहा था। तब लहना सिंह अंदर जाकर बोधा सिंह से कहता है, क्यों बोधा भाई, क्या है? तो बोधा सिंह कहता है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाया और पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो लहना सिंह कहता है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो बोधा सिंह कहता है, और तुम क्या पहनोगे? तो लहना सिंह कहता है, मेरे पास सिगड़ी है। सिगड़ी का अर्थ आग होता है। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तब बोधा सिंह कहता है, ना मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए परेशान हो। तभी लहना सिंह कहता है, ओ हाँ याद आया, मेरे पास दूसरा गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही है, वाहे गुरु उनका भला करे। इतना कहकर लहना सिंह अपने कोट और जर्सी उतारकर उसे देने लगा। तभी बोधा सिंह कहता है, सच कहते हो? तो लहना सिंह कहता है, और नहीं तो क्या, क्यों मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इतना कहकर बोधा सिंह को उसने अपनी जर्सी उतार कर दे दी और खुद खाकी कोट जिनका कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। लहना सिंह ने बोधा सिंह से झूठ कहा था, मैम ने उन्हें गरम जर्सी नहीं भेजी थी। यह सब झूठ सिर्फ बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए कहा गया था। आधे घंटे बाद इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार हजारा सिंह फौजी सलाम करते हुए सामने आया।
तब लप्टन साहब कहते हैं, देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहां मैं 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ पे 10 आदमी छोड़कर सबको ले जाओ और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर तुम वहीं रहना जब तक तुम्हें अगला हुक्म ना मिले, तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। तब सूबेदार हजारा सिंह कहता है, जो हुक्म हुजूर। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पे बड़ी बहस हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरेट के उजाले में साहब का मुंह और हाथ देखा। तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह जांचना चाहता था। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। लहना सिंह कहता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लप्टन साहब कहते हैं, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लहना सिंह कहता है, नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? लप्टन साहब कहते हैं, हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे। खोते का मतलब गधा होता है। हाँ हाँ वही, जब आप गधे पर सवार थे और आपका रसोइया अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं के। सामने से वह नीलगाय निकलने की ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। लहना सिंह कहता है, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। लप्टन साहब कहते हैं, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लहना सिंह कहता है, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक के अंदर घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्या लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। यहाँ से कहानी का चौथा खंड स्टार्ट होता है। लहना सिंह कहता है, होश में आओ, कयामत आ गई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन के आ गई है। वजीरा सिंह कहता है, क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन के कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा पर मैंने देखा है और इससे बात की है। सोफर साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। वजीरा सिंह कहता है, तो अब क्या? लहना सिंह कहता है, अब सब मारे जाएंगे। हमारे साथ धोखा हुआ है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, लप्टन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम वापस लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। देखना एक पत्ता भी ना हिले। देर मत करो। वहां पर एक फौजी कहता है, हुकुम तो ये है कि यहीं रहे। वजीरा सिंह कहता है, ऐसी तैसी हुकुम की? मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़े अफसर हैं, उसका हुकुम है। लहना सिंह कहता है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। लहना सिंह कहता है, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार में चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया है। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरेट के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने गए। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सूबेदार की कोहनी पर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पे दे मारा और साहब की आंख ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोलों को बीनकर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीटकर सिगरेट के पास लिटाया और उनके जेबों की तलाशी लेने लगे। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में रख लिया।
साहब की मूंछों को हटाकर लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये भी सीखा कि जगधरी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब गधे पर चढ़ते हैं। पर ये तो बताओ, इतनी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोलते थे। लहना सिंह ने पतलून के जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले थे। लहना सिंह कहता है, चालाक तो बड़े हो तुम, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है कि उसे चकमा देने के लिए तुम्हें 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांट रहा था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गाय हत्या को बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज खत्म होने वाला है। डाक बाबू पलडू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो इतने में ही साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। हेनरी मार्टिनी एक बंदूक का नाम होता है जो लहना सिंह ने लिया था। धड़ाक सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टी कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कस्से से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूक की बाढ़ ने पहले घाव को रोका, दूसरों को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे और जर्मन 70 थे। अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़ी मिनटों में अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा, और धड़ाक धड़ाक बंदूक के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। एंड मौके पर जर्मन 2 चक्के के पाटों के नीचे आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथी संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कर्रा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से छुपा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। किसी को खबर नहीं थी कि लहना सिंह का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। दंत वीणोपदेशाचार्य का अर्थ होता है दांतों से वीणा बजाने का उपदेश देने वाली। तभी वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे जूतों में चिपक रही थी जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा मामला सुनकर लहना सिंह की तारीफ कर रहे थे, उसकी बुद्धि को सराह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तू आज ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील की दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली, जो कोई 1.5-2.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीकी था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह के जांघ में पट्टी बनवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह बुखार में कर्रा रहा था। उसे गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना जाओ। सूबेदार कहता है, और तुम? लहना सिंह कहता है, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। हजारा सिंह कहता है, अच्छा।
लहना सिंह कहता है, बोधा गाड़ी पर लेट गया, आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक देना, और जब घर जाओ तो उससे कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरा और बोधा का प्राण बचाया है। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। लहना सिंह कहता है, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद भी खोल दे, कस गया है। अब यहाँ से कहानी का 5वां खंड स्टार्ट होता है। अब मैं आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसका उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कितने जर्मनों ने खंदक में आक्रमण किया था? सूबेदार हजारा सिंह को बताने के लिए कौन गया था? लहना सिंह ने किस बंदूक से नकली लप्टन साहब को गोली मारा था? युद्ध में कितने जर्मन मरे थे? युद्ध में कितने सिख मरे थे? सूबेदार के किस कंधे से गोली आर पार गई थी? खंदक के पास कितने डॉक्टर और कितनी बीमार ढोने वाली गाड़ियां आई थी? खंदक से नजदीक कौन सा अस्पताल था? अगर आपको इनके उत्तर पता है तो कमेंट में लिखिए। अब यहाँ से कहानी का 5वां खंड स्टार्ट होता है। कहानी के 5वें खंड में लहना सिंह की मृत्यु उसके नजदीक आ चुकी है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय का कुआं उस पर से बिल्कुल हट जाता है। लहना सिंह को अपना बचपन याद आने लगता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, सभी जगह उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती थी। जब वो पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, तब वो धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन इसने ऐसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ। अब लहना सिंह फिर से वर्तमान की बातें सोचने लगा। वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गया। अब लहना सिंह 77 नंबर राइफल्स का जमादार हो गया। उसे उस 8 साल की लड़की का ध्यान ही नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए वो अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि फौज लाम पर जा रही है, फौरन चले आओ। यह लाम का अर्थ युद्ध होता है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाएंगे। लौटते समय हमारे घर होकर जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और लहना सिंह को सूबेदार बहुत ज्यादा चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब वो लोग जाने के लिए तैयार हुए तो सूबेदार घर में से निकल कर आया और लहना सिंह से कहा, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, अंदर बुला रही है। जब मिला, लहना सिंह सोचता हुआ अंदर गया। सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है? कब से जानती है? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। लहना सिंह दरवाजे पर जाकर मत्था टेक कर कहा, आशीष सुनी? लहना सिंह चुप। सूबेदारनी कही, मुझे पहचाना? लहना सिंह कहता है, नहीं। तब सूबेदारनी कहती है, तेरी कुड़माई हो गई। धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशम से बूटे वाले सालू। अमृतसर में भाव की कर्राहट में लहना सिंह ने करवट बदला। पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह सपने में सोचता है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों को घघरिया लपटन क्यों ना बना दी, जो अभी सूबेदार जी के साथ चल रही है। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं बचा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले के घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े के लातों में चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपने गोद में रखकर वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ। लहना सिंह कहता है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब की आषाढ़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टिपक रहे थे।
कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ इसके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। लहना सिंह कितने नंबर का जमादार था? कीरत सिंह कौन था? साथियों, इस वीडियो को बनाने में बहुत दिन लगे हैं, तो आपसे नर्म निवेदन है वीडियो को लाइक करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अब आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे एंड बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।